अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम एनर्जी इकोनॉमिक्स इको 622 का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, इससे ऑनवर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैं लेसन नंबर 1 से लेके 9 तक पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने देखना हो तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में मौजूद होगा। आइए हम चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेसन 10 है मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट स्ट्रक्चर के कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिकती है, या क्या उसकी हमारी जो पॉपुलेशन में पर पर्सन वो कितनी यूज़ हो रही है। वाई कंसिड्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन एनर्जी इकोनॉमिक्स, क्योंकि 6.6 मिलियन कार्स इन पाकिस्तान, ये 2019 में उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि 6.6 मिलियन गाड़ियाँ और 240 पॉपुलेशन है। तो इतने परसेंट मतलब हर बंदे के पास ऑलमोस्ट गाड़ी है, यानी हर 40 में से एक बंदे के पास अपनी गाड़ी है। और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रही है, हर 4 में से 3 बंदों के पास अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो वो जो रिजर्व्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम लो कार्बन सोर्सेज बट अ लॉट ऑफ लेस ऑफ टोटल एनर्जी डज। ये थोड़ा बहुत हम पहले पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि कोल, गैस, ये जो हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनसे हमारी एनर्जी डिमांड पूरी हो रही है। ये एक और सर्वे के तौर पर डायग्राम दी हुई है कि किस किस सोर्स से कितनी कितनी एनर्जी जो है हमें मिलती है। बेसिकली आप देख लें, सबसे ज़्यादा जो है वो कोयले से मिलती है, लेकिन कोल जो है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। कोल भी ख़त्म हो जाएगा, गैस भी और ऑयल भी। तो ये जो है ऐसा ऐसा इनके जब रिज़र्व ख़त्म हो जाएंगे तो हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना है कि हम कौन से रिसोर्सेज हैं जो बार बार यूटिलाइज हो सकते हैं। Electricity is produced from low carbon sources, while this is not true for total energy use. The global electricity production is generated from various sources, including जिसमें फॉसल फ्यूल्स भी आ जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं, न्यूक्लियर पावर होती है। फॉसल फ्यूल्स उसके अंदर ये कोल, नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह ही आ जाती है, क्योंकि फॉसल फ्यूल्स क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्लांट भी आ सकते हैं, जानवर भी आ सकते हैं, और भी इस तरह की मतलब जो जैसे इंसान वगैरह भी, जब वो ज़मीन में ज़ेर ज़मीन दब जाते हैं बहुत अरसे बाद, उसके अंदर जो रिज़र्व्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं गैस, ऑयल, कोल, इन चीज़ों में, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं। तो उससे जो है एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मीन पानी के ज़रिए बिजली पैदा करना। विंड पावर यानी हवा के ज़रिए। सोलर पावर यानी सूरज की आने वाली रोशनी। जियोथर्मल एनर्जी यानी ज़ेर ज़मीन जो हीट है उसको इन यूज़ करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करना। बायोमास यानी ये जो गंद हम जो बचता है इंसानी या परिंदों वगैरह का, उसके ज़रिए से क्या हो सकता है? आर इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूटिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मिक्सचर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उसके ज़रिए न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये न्यूक्लियर पावर को ज़रा हमने डिटेल में प्रीवियस जो लेक्चर था मेरा उसमें भी डिस्कस किया था। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सोर्सेज वेरीज बाय कंट्री एंड रीजन। Additionally, the transition toward cleaner and more sustainable sources of energy is gaining momentum. Cleaner क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे कोयले को, गैस वगैरह को एनर्जी सोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं तो उससे हमने पढ़ा था कि जो है पोल्यूशन वगैरह इंक्रीज़ होती है। तो हमने क्लीन साइड पे जाना कि पोल्यूशन भी ना हो और एनर्जी सोर्सेज भी हमारे पूरे हों। तो उसके लिए हम जो है रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ ये डिफरेंट कंट्रीज़ का एक चार्ट दिया हुआ है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में किस किस चीज़ को यूज़ करते हुए कितनी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आप देख लें, स्वीडन में जो है रीन्यूएबल सोर्सेज सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किए जाते हैं, और फिर न्यूक्लियर, फॉसिल फ्यूल्स उनके आलमोस्ट ज़ीरो हैं, यानी 1 to 2% ही होगा। और सबसे ज़्यादा
जो कंट्री इस चार्ट में नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका है, जो 87% फॉसल फ्यूल्स यूज़ करती है, न्यूक्लियर थोड़ा सा, और 7.6% वो रीन्यूएबल यूज़ करी। अभी तो उसके पास बहुत ज़्यादा अपने फॉसल फ्यूल्स की होगी, लेकिन उनको भी कोशिश करनी पड़ेगी कि वो इससे कम साइड हो जाए। अब इंडिया भी देखिए 78% यूज़ कर रहा है। जैसे जैसे ये नीचे को आ रही है, स्वीडन तक जाते जाते उन्होंने अपने इस पे ओवरकम कर लिया। फ्रांस में जो है न्यूक्लियर पावर जो है उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ इधर इन्होंने लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ ग्लोबल शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लो कार्बन सोर्सेज, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, टाइडल एंड सम बायोमास। टाइडल वो जो समंदर की लहरें जिसको मध्य जैसे कहते हैं वो होता है, जो चांद की रोशनी पड़ती है उससे उसकी ऊपर नीचे वेव्स होती हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये दुनिया की मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ एनर्जी सोर्सेज लिखे हुए हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव ग्राफ दैट इज इन 2022 global share of electricity from low carbon sources like nuclear, solar, wind etc. rising from the last decade। क्योंकि आप ये देख ले दोबारा भी गौर से कि इधर देखें जैसे ये ऊपर जा रही है रेशो। अब पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज देख लें। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज 61% और रीन्यूएबल 34%, यानी हमारे भी ये ज़्यादा है, हमें भी रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। और ये जो उन्होंने अलग अलग हर किसी का लिखा हुआ है कि किस से कितनी एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है। मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, देयर आर सेवरल stakeholders that are defined by generation, transmission, distribution, retail, supply. These can be either provided by one firm or by separate firms, and they can be working under competition or regular monopolies। यानी एक कंपनी भी हो सकती है, डिफरेंट कंपनीज भी हो सकती है, सब मिल के भी काम कर सकते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़, the same entity own production, transmission, distribution and retail supply of electricity in a given area। It had no competitors, उसको हम कहते हैं monopoly। Prices are set by regulatory bodies usually on the basis of cost of service regulation, यानी कितना उनको खर्चा आ रहा है। KESC privatized in 2005। KE is the only vertically integrated utility in Pakistan, यानी कराची इलेक्ट्रिसिटी, supplying electricity within a 6500 kilometer square territory including Karachi and its adjoining areas। In some countries companies are publicly owned and operated by government। पहले KE भी गवर्नमेंट की थी, 2005 में प्राइवेटाइज हुई थी। प्रॉब्लम, लैक ऑफ कंपटीशन काजेज इनएफिशिएंसी। जब एक ही कंपनी मेजर काम कर रही हो तो उसका नुकसान ही होता है कि वो काम अच्छा ना भी करे तो क्योंकि रिलाय उस पर कर रहे होते हैं तो उसी पर। लेकिन अगर एक भी और आ जाए तो वो आपस में उनका कंपटीशन हो जाता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। डीरेगुलेटेड स्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू देयर कस्टमर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है किसी वजह से उन्होंने आगे जो ट्रांसफ़र करनी है वो उसमें आ जाती है। द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय अदर एंटिटीज, दिस दोज जनरेटेड एंटिटीज टिपिकली सेल द इलेक्ट्रिसिटी दे जनरेट थ्रू competitive power markets known as independent system operator ISO and regional transmission organization RTO। This helps competition and keep the prices regulated, क्योंकि अगर एक ही होगा तो वो प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकता है, लेकिन अगर कंपटीशन में रहेंगे तो प्राइसेस वगैरह भी अंडर कंट्रोल रहते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर के मॉडल्स हैं कुछ, ये बहुत ब्लर सी डायग्राम बनी हुई है तो ये रीडेबल ही नहीं है इतनी कोई ख़ास। नेक्स्ट, पाकिस्तान पावर सेक्टर स्ट्रक्चर। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा और कराची इलेक्ट्रिसिटी कंपनी KESC, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPPS, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC, ये डिफरेंट पावर सेक्टर्स हैं जिनके ज़रिए से हमें पानी जो है या कह लें बिजली वगैरह जो है वो प्रोवाइड होती है।
बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं जो कि जैसे हमारे कराची वाली साइड पे की ये जो है उसकी ज़्यादा चलती हैं, पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा वापडा वगैरह की चलती हैं। फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ जनरेशन। फिक्स कॉस्ट इक्विपमेंट, लैंड, फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजिंग, ग्रिड कनेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर प्लांट। यानी जो पावर प्लांट जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो किस जगह पे है, उसका ख़र्चा कितनी उस पर कॉस्ट आई, कितनी उसकी इक्विपमेंट्स हैं जो उस पर कॉस्ट आई, प्रोजेक्ट को जो हैंडल कर रहा है बंदा उनको जो सैलरीज आ रही हैं आप, और सारा कुछ मिला के उसके हिसाब से खर्च जो इसकी कॉस्ट है वो निकलती है। दीज आर एक्सप्रेस पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। फिक्स कॉस्ट आर रिगार्डेड एज संक कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट। अब ये तो वेरी नहीं कर रहा, लेकिन जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो उसकी प्राइसेस वेरी करती है, क्योंकि जब चीज़ एक्सेस में होती है उसकी प्राइस कम होती है, जब वो कम होती जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन चार्जेस इफ एप्लीकेबल, दे आर टिपिकली कैलकुलेटेड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। Only variable costs play a role when it is necessary to decide whether to use an existing plant to produce electricity or not. क्योंकि यही चीज़ से ही पता चलता है कि हमने उसी से प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं। क्योंकि अगर हमारे उस प्लांट की में हमारा खर्चा ज़्यादा आ रहा हो, जितना हमें फ़ायदा ना हो रहा हो, तो फिर हम उससे यूज़ नहीं करते। एनालाइज्ड फिक्स कॉस्ट स्प्रेड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्लांट 60 to 70 ईयर, यानी 60 से 70 साल में उसकी कितना खर्चा है उसके अकॉर्डिंग उसमें से पर ईयर जो है हम निकालते हैं, और ये इसका फार्मूला है। लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमने एक डिस्काउंटेड कोई लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग कीमत सजेस्ट कर ली है कि ये होगी, तो उसका ये फार्मूला है। अब ये डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं उनकी यहाँ पे प्राइसेस शो की हुई है कि वो कितनी कितनी है। इट इज़ क्लियर दैट लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस जनरेशन सोर्सेज हैव वेरीड कॉस्ट फ्रॉम रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि देख ले कि हर सोर्स की उसके अकॉर्डिंग ही प्राइसेस हैं। दिस वेरिंग कॉस्ट मे अफेक्ट द डिसीजन ऑफ कंज्यूमर टू परचेज अ स्पेसिफिक सोर्स विच हैज़ अ लो कॉस्ट। Electricity tariff and demand side energy management. Energy management is the procedure of monitoring and optimizing energy usage, कि हम उसको कम से कम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर भी करें। द गोल ऑफ energy management is sustaining optimal energy purchasing and utilization within the various utilities, minimizing energy prices without reducing producibility, यानी कीमत उसकी कम हो, प्रोडक्शन उसकी उतनी हो। लोअरिंग एक्सपेंसेस बाय इफेक्टिवली रिड्यूसिंग कंजप्शन, और उसके ऊपर जो हमारा खर्चा आ रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाए। इंक्रीजिंग मार्केट कम्पिटेंसीज, मार्केट में कम्पिटिटर्स बढ़ाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग टैरिफ्स कैलकुलेशन, लोड प्लांट टाइप बेस पीक इन प्रोड्यूस, यानी उसका ऊपर लोड कितना है, लोड टाइप क्या है, डोमेस्टिक हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल, और मैक्सिमम डिमांड इंस्टॉल। फिर लोड पावर फैक्टर, अ टाइम एट विच द पावर मैक्सिमम लोड इज़ रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज, यानी एक टाइम होता है हर चीज़ का कि जिसमें उसका यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल ले लें कि रात के वक्त उसका इस्तेमाल कम से कम होता है, क्योंकि लाइट्स वगैरह तो ऑफ की होती हैं, चाहे वो फ़ैन वगैरह ऑन होते हैं, लेकिन दिन में फ़ैन भी ऑन होगा, लाइट्स भी ऑन होंगी। इस तरह ये वो हिसाब लगाते हैं कि किस टाइम पे लोड ज़्यादा है। और फिर जैसे डोमेस्टिक और चीज़ होती है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और होती है। इंडस्ट्रीज़ में कुछ क्या जैसे दफातर वगैरह का के, तो उसमें एक फ़िक्स टाइम होता है जिसमें जॉब चल रही होती है, उसके बाद वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूजेज नहीं होता, तो वो एरिया टू एरिया ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं।
Electricity tariff in Pakistan, ₹39 per unit, taking the net additional increase ₹7 per unit for the domestic consumer। ये तो बहुत पुरानी शायद लिखी हुई है, इतना सस्ता यूनिट नहीं है, आप लोगों को खैर पता ही होगा। तो ये जो है उन्होंने पुराना लिखा होगा कि उस पर इतना जो है सब्सिडी है, इतना वो यूनिट है, पर यूनिट कितना है। और ये चीज़ है कि डोमेस्टिक में यानी घरेलू इस्तेमाल में बिजली के यूनिट की कीमत डिफरेंट होती है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया में डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हीट इंजन। हाँ, हीट इंजन इज एनी डिवाइस दैट कैन टेक एनर्जी फ्रॉम अ वार्म सोर्स and convert a fraction of this energy heat energy to mechanical energy। मैंने आपको प्रीवियस जो हम वीडियो थी उसमें भी बताया था कि एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। साउंड भी एक एनर्जी की टाइप है, हीट भी है, मैकेनिकल एनर्जी जो है यानी मशीन की एनर्जी वो भी। और ये भी आपको कहा था कि मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी रेस्ट फॉर्म हो सकती है। तो एनर्जी जो है क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर हम ये करें कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करने का कोई चीज़ डिवाइस बनाएंगे तो हम वो कहेंगे कि वो क्या है, हीट इंजन है। यानी वो हरारत से, हीट से, टेम्परेचर से चलता है और हमारे काम में आता है। ये एक हीट इंजन की उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। 1 BTU इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 BTU ये हीट इंजन का यूनिट है, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट इसका जॉल होता है एनर्जी का। और 1 BTU जो है वो 1004 से 1060 जॉल होता है। ये कैलोरी इसमें है और ये फिट पाउंड फोर्स जो है, मतलब डिफरेंट यूनिट्स हैं। और ये देख लें, 1 big calorie is 1000 small calories, a slice of pizza is equal to, मतलब ये एग्जाम्पल दी हुई है गाजर के हलवे बेचनी। तो ये फूड से एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। In simplified form, the burning of hydrocarbon fuels is merely the combining of the carbon and the hydrogen from the fuel with the oxygen from the air। बर्निंग क्या है, यानी आग लगना। आग क्या, हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे फ्यूल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जब वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या होती हैं, वो बर्स्ट होने शुरू हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। डाइट कैलोरीज यानी जो हम चीज़ें खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। हमने अक्सर खाने पीने की जो चीज़ें होती होंगी उनके ऊपर लिखा होता होगा कि ये इतनी कैलोरी है, ये इतने किलो कैलोरी है, यानी वो हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह पर पर्सन भी एक होता है ये चीज़ कि हमें पर हमारी डेली लिमिट कितनी होनी चाहिए, कि कितनी हमारी एनर्जी नीड है खाने की या कितनी कैलोरीज हमें खानी चाहिए। तो ये वो डिफरेंट एरियाज़ का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसिडर दैट दिस फिगर रिप्रेजेंट द टोटल कैलोरिक इंटेक फ्रॉम ऑल सोर्सेज, बेवरेजेस एंड प्रोसेस फूड। हाँ, मतलब हमने हर सोर्स से कैलोरीज आपकी टोटल सेम होनी चाहिए जितनी आपको पर डे लेनी है। ये नहीं कि आपको कि रोटी सालन से इतनी हो गई है तो अब जूस वगैरह एडिशनल होगी, नहीं, क्योंकि उसमें भी कैलोरीज होती हैं, खाने में भी कैलोरीज होती हैं, स्नैक्स में उसमें भी होती है। तो आपकी जो टोटल काउंट होता है ना वो सेम होना चाहिए। हाउ द प्रोपोर्शन ऑफ कैलोरीज डिराइव फ्रॉम द स्पेसिफिक फूड सोर्सेज कैन वेरी वाइडली अमंग इंडिविजुअल्स एंड कल्चर्स। और ये पाकिस्तान पर डेली कैपिटा कैलोरी कंजप्शन सोर्सेज, ये देख लें, ये इन्होंने एस्टीमेट लगाया कि कितना था। 1980 में इतना था, 1990 में इतना था, 2020 तक का ये दिए कि हमारी कैलोरी इनटेक जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। जब हमारी कैलोरी इनटेक इंक्रीज़ हुई है तो उससे ही हमारे हेल्थ इश्यूज़ में भी प्रॉब्लम आई कि हमने ज़्यादा फूड कैलोरीज लेना शुरू कर दी है। व्हाट डू वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के लिखा हुआ है। ये प्रोड्यूस
डेयरी एग्स, मीट, अदर, शुगर, फैट, ग्रेन, ये भी इधर इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ यानी चार्ट दिया हुआ है. Different diet have different energy requirement and individual dietary choices can influence energy consumption. In Pakistan, the average daily caloric intake per capita was around 2,735 kilocalories in 2021 to 2022, according to Economic Survey. However, this figure may have changed since then. अब ये डिफरेंट सी ये चीज़ों की बताए हुए हैं इसमें, जैसे घी में, मीट में, मिल्क में, शुगर, पल्सेस यानी जो दालें वगैरह, उन सब में फ्रूट्स में कितनी जो है कैलोरीज पाई जाती हैं. एनर्जी ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स. द हीट ऑफ कंबशन इज the definite maximum amount of energy available from a fuel which cannot be exceeded even by the most clever techniques of combustion or carburation. यानी कि कितनी हम उसे एनर्जी जिस फ्यूल से कितनी हम हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम जितनी हासिल कर सकते हैं. आप कोई भी टेक्निक लगा के उससे ज़्यादा उससे हासिल नहीं कर सकते. इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फॉसल फ्यूल्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, ताकि जब हमारे फॉसल फ्यूल्स ख़त्म हो चुके हों तो हमारे पास कोई एनर्जी सोर्स मौजूद हो. For a fossil fuel, the heat of combustion can be considered a measure of solar energy stored in the fuel since ancient times. क्योंकि जब वो ज़ेरे ज़मीन कोई चीज़ दब गई है तो उसने जो दबी है चीज़ों के नीचे उसने सूरज की एनर्जी और भी डिफरेंट चीज़ों की एनर्जी अपने अंदर रखी होगी जो फ्यूल में कन्वर्ट हुई. फॉर फायरवुड और अदर बायोमास, द हीट ऑफ combustion is the solar energy stored in the planet during the growing process. Heat engine, mechanical equivalent of heat. Energy obtained by burning one match is equivalent to lifting 1 pound weight 778 feet up. ये देखिए, फॉसल फ्यूल से डायरेक्ट हीट लाइट में मिलती है. हीट से मैकेनिकल इंजन चला सकते हैं. मैकेनिकल इंजन हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है, यानी जैसे व्हीकल्स में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वो हमें प्रोवाइड करता है. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग प्रोसेस. कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन, अगर आप लोगों में से किसी ने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये इस तरह से नहीं लिखी जाती. 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में होता है, साथ नहीं लिखा होता, और ये इक्वल नहीं होता. गिव्स अस का यानी एरो का साइन होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है, जो कि 393.5. सॉरी, एनर्जी जो है हाँ वही मिल रही है. और इसी तरह अगर ये पानी बन रहा है H2 + ½ O2, तो यहाँ पे भी H2 और O2 में 2 नीचे आएगा. इसी तरह H2O में भी ये 2 नीचे आएगा. यहाँ गिव्स अस होने के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, पानी बनाया. CH4 जो है वो ये मीथेन होती है. मीथेन जो है जब ऑक्सीजन से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और एनर्जी जो है. सिमिलरली बर्निंग ऑफ हेप्टेन. हेप्टेन यानी है वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 7 हो, यानी C7H16, और +11 O2. ये जो 11 और ये 1 2 ये जितने लिखी होती है ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा होता है. गिव्स अस 7 CO2 + 8 H2O + 1.15 × 10⁻⁶. ये 106 नहीं है, 10 की पावर है 6 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ C7 नीचे आएगा. जैसे ये देख लें आप यहाँ पिक्चर से कि इन्होंने जिस तरह लिखा है, मैं इस तरह कहना चाह रही कि ओ के नीचे जो है 2 आएगा, एच के नीचे आएगा. तो इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं. द कार्बन साइकिल रेफर्स टू कंटिन्यूस मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म. द एटमॉस्फेयर, द ओशन एंड द अर्थ. इट्स involves various processes such as photosynthesis, respiration, decomposition, combustion and fossil fuel formation. यानी photosynthesis क्या होता है आपको पता होगा कि पौधे जो हैं अपनी खुराक सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं. रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए होता है हमें सांस लेने के लिए,
डिकम्पोजिशन के लिए भी ये चाहिए, कंबशन वगैरह के लिए भी चाहिए. दीज प्रोसेसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड हीट एनर्जी. अब चलते हैं हीट इंजन की तरफ. Heat engine typically uses energy provided in the form of heat to do work and then exhausts the heat which cannot be used to do work. यानी पहली जो हीट एनर्जी उसको हम देते हैं वो होती है हीट जो काम में लाई जा सकती है. बाद में वो जो हीट निकालता है वो काम में नहीं लाई जा सकती. हीट इंजन सच एज ऑटोमोबाइल इंजन ऑपरेट इन अ cyclic manner, adding energy in the form of heat in one part of the cycle and using energy to do useful work in another part of the cycle. जैसे ये देख लें, हीट ऐड की, वर्क डन बाय गैस, फिर हीट बाहर निकल गई, फिर गैस, वर्क डन ऑन गैस हुआ. यानी गैस ने काम किया, गैस पर काम हुआ. ये दोनों डिफरेंट चीज़ें. तो ये साइक्लिक में घूमते रहते हैं. नेक्स्ट लेसन नंबर 12, हीट इंजन का नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स. थर्मोडाइनमिक्स थर्म और डायनामिक्स से मिले. थर्म यानी हीट और डायनामिक्स उसके ऊपर यानी क्या वो काम कर सकता है. थर्मोडाइनमिक्स में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि हीट और वर्क का क्या रिलेशनशिप है. द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिमिट द ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन. The first law is the application of conservation of energy to the system. The second sets limit on the possible efficiency and machine determining the direction of energy flow. First law of thermodynamics: energy cannot be created or destroyed. Law of conservation of energy: it can be converted from one form to another. उसको यूटिलाइज़ ये करता हुआ ये बनता है कि हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एक जो है वो वर्क में यूज़ हो रही होती है और थोड़ी बहुत वो काम के अलावा एनर्जी निकल रही होती है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स: व्हेन कन्वर्टिंग हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एज इन हीट इंजन, नॉट ऑल द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. द कन्वर्जन इज लिमिटेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. यानी 100% किसी भी मशीन की एफिशिएंसी नहीं होती, उसमें थोड़ी थोड़ी सी डिसिपेशन या ज़ाया हो रही होती है एनर्जी. कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी: इन थर्मोडाइनमिक्स एंट्रोपी इज एसोसिएटेड विद द डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी विद इन अ सिस्टम. यानी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो कैसे डिस्पर्स होगी. हाई एंट्रोपी इंडिकेट्स अ हाईली डिसऑर्डर और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वाइल low entropy implies a more organized or concentrated energy distribution. यानी जितना कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होगी हम उसको कहते हैं, और उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सही से होगी उसको हम कहते हैं कि एंट्रोपी कम है. जितनी हम रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी जो है वो बढ़ गई है. और एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड हम कह रहे हैं डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. एफिशिएंसी भी होते हैं कि कितनी जो हमने, जैसे अभी हमने पीछे बात की कि 100% किसी की अभी आउटपुट नहीं होता, थोड़ा बहुत जो होता है होता ही होता है हमेशा. तो एफिशिएंसी होगी कि किस जो हीट इंजन है या कोई और मशीन है वो जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसमें से कितने % आउटपुट में निकल रहा है. यानी उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है. 60% फ़ायदा हो रहा है, 70% हो रहा है, कितना फ़ीसद जो हमें वो उस मशीन की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है. और कार्नोट इंजन एक इंजन होता है जिसकी मैक्सिमम होती है और उसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती. क्योंकि आप यही देख लें, ये जो इक्वेशन दी है QH माइनस QC ओवर QH, मैक्सिमम तब होगी जब QC 0 हो, जबकि ये ज़ीरो नहीं होता, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है. क्योंकि अब अगर ये ज़ीरो होगा तो ये 1/1 हो जाएगा, जो कि आंसर 1 यानी 100% एफिशिएंसी में आ जाता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता. द कार्नोट एफिशिएंसी a number always less than 100% is the percentage of energy taken from the heat source which is actually converted to useful mechanical work under the important assumption of an ideal engine. सिर्फ एक आइडियल इंजन ही 100% एफिशिएंट हो सकता है, जबकि आइडियल इंजन को कोई चीज़ नहीं होती. द आइडियल इंजन हैज़ नेवर बीन अचीव. देयर आर प्रैक्टिकल रियलिटीज़ विच कीप अस फ्रॉम एवर अचीविंग द आइडियल. क्योंकि देखिए कोई भी मशीन होती है
वो जब चलती है उसके अंदर फ्रिक्शन होती है, इंसुलेशन होती है, फ्रिक्शन से भी चीज़ें रगड़ खा के भी हीट के फॉर्म में एनर्जी ज़ाया हो जाती है। इंसुलेशन यूज़ होगी उस तो भी वो कोई ना कोई एनर्जी लीकेज होता है, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हो सकती हैं जिसकी वजह से कभी भी 100% किसी चीज़ की एफिशिएंसी नहीं होती। सॉरी, ये एनर्जी का फार्मूला वही दोबारा से यूज़ करके दिखाया हुआ है, और परसेंटेज एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर मैक्सिमम का तो आंसर 1 आएगा, और अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% है। तो वह 100% के लिए यहाँ पे देख लें शो किया हुआ कि 100 से मल्टीप्लाई किया था। एन ऑटोमोबाइल इंजन टेम्परेचर इज़ 800 डिग्री सेल्सियस, और उसको कन्वर्ट करेंगे अगर कैल्विन में तो हमें पता है 273 को ऐड करना होता है, तो 1073 कैलन। द आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री एंड ये 330। एफिशिएंसी निकाली है, देख लें 70% उसकी आएगी। तो जनरली ऑटोमोबाइल इंजन रन विद 20 to 30% एफिशिएंसी। पावर प्लांट्स In 1831 in London, Michael Faraday, ये physicist था, discovered that there exists in nature a phenomenon now we call electromagnetic induction, जिसके ज़रिए उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका। दिस वाज सर्टेनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल द टाइम। इट मेड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल एंड आल्सो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी की जा सकती है और ट्रांसमिट यानी फैलाई भी जा सकती है। ये जो हमारी मॉडर्न हमारा चल रहा है सिस्टम, जैसे जनरेटर्स वगैरह हैं या ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं या और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, ये किसको यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम जो है माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, ये देख लें डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लगे हुए हैं, इसकी पिक्चर दी हुई है। ये ब्राइट एलईडी को ही दिखाई हुई है। फैराडे लॉ, एनी चेंज इन द मैग्नेटिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर विल कॉज अ वोल्टेज टू बी इंड्यूस इन द फायर, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वो क्या करती है कि अपने कॉज को, जिसने उसको की वजह से चेंज आया हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। उसकी वजह से वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस करती है कोई करंट। वो किसी और कॉइल में भी हो सकता है और उसी कॉइल के अंदर भी हो सकता है। जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स की बात करें तो एक कॉइल में चेंज करने से दूसरे में भी चेंज होगा, और समटाइम्स सेल्फ इंडक्शन भी होती है कि उसी के अंदर भी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि अब उसमें क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी थी जो उसके या उसके मशीन चली तो वो मैकेनिकल एनर्जी, और उसके ज़रिए से क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हो गया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये अल्टरनेटिंग करंट इससे प्रोड्यूस करते हैं। अल्टरनेटिंग जनरेटर है, ये उसकी डायग्राम यहाँ दिखी है। आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे आपके लोगों के लिए डिटेल नहीं दी हुई, जस्ट आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके ज़रिए से होती है। स्टैंडर्ड लार्ज मॉडर्न पावर प्लांट दैट प्रोवाइड्स 1000 मेगावाट ई जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, टिपिकली रिलीजेस 2000 मेगावाट थर्मल टी टेम्परेचर से थर्मल पावर एज अ वेस्ट हीट टू द एनवायरनमेंट। तो ये देख ले बॉयलर में वो कह रहे हैं इतनी यूज़ होती है, तो ये इस तरह हमें बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, हीट इंजन्स, ये कंटिन्यूटी में चैप्टर्स चल रहे हैं, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। एग्जाम्पल ऑफ जनरेटर्स, ये देख लें, ये विंड टर्बाइन लगी हुई हैं, यानी हवा से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। हवा से कैसे, जब हवा चलती है तो हवा की जो एनर्जी है वो इसके पंख घुमाने में मदद करती है। जब ये घूमता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, और पीछे कोई मशीन भी साथ लगी होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट दी हुई है। जनरेटर्स आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट mechanical energy into electrical energy. They are commonly used in various applications to produce electricity. Heat engines are a type of generator that convert thermal energy into mechanical energy, which is used
देन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने अभी आपको ये वाली एग्जांपल दी विंड टरबाइन की। इसी तरह क्या हो सकते हैं, स्टीम टरबाइन जनरेटर। स्टीम जो है वो क्या होती है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म कर लो तो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो हीट एनर्जी जब यूज़ हुई तो वो उसको क्या कर रहा है, आगे यूज़ करके जो भी आगे मशीनरी लगी है उसको रोटेट कर रहा है, उसकी रोटेशनल एनर्जी जो है वो आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। स्टीम टर्बाइन्स आर वाइडली यूज इन पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस सिस्टम हाई प्रेशर स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय heating water using a fuel source such as coal, natural gas, or nuclear energy. The high pressure steam is then directed onto turbine blades, causing the turbine to rotate. The rotational motion is used to drive a generator which produces electrical power. गैस टरबाइन जनरेटर, यहाँ पे भी सिमिलर प्रोसीजर है कि गैस जो है वो टरबाइन को घुमाने के लिए यूज़ करें। अब टरबाइन जब घूमेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। अगला प्रोसेस सारा उसका सेम है, लेकिन पीछे से कि वो मशीन जो है उसको रोटेट कैसे कराना है उसमें चेंजिंग है। गैस टरबाइन आल्सो अनदर कंबशन टरबाइन्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग अ फ्यूल सच एज नेचुरल गैस और डीजल इन कंबशन चैम्बर। द हॉट exhaust gases produced by the combustion process expand through a series of turbine blades driving the turbine. The rotation of turbine is connected to the generator which convert द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे सिस्टम में हमने यही देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करके टरबाइन को रोटेट किया जा सकता है। आगे से बाकी होगा यही है कि मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन, इसके अंदर भी यही है कि कोई मिक्सचर फ्यूल, एयर या गैसेस जो है उसको यूज़ करना है, उससे पिस्टन घुमाएंगे और जब वो घूमेगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। इसी तरह स्टर्लिंग जनरेटर इंजन ऑपरेट ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रीजन। दे कैन बी फ्यूल्ड बाय वेरियस हीट सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, बायोमास और वेस्ट हीट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। यानी सबका आगे का प्रोसीजर सेम है। आगे चलते हैं टरबाइंस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन। हाइड्रो मीन पानी, इलेक्ट्रिक यानी अब पानी से बिजली पैदा करनी है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि पानी के मुँह से मूव करवानी है कोई मशीन, जब वो घूमेगी तो आगे जो है वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। यूजेस पोटेंशियल स्लैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंटेन वाटर टू मूव द टरबाइन। स्टीम टरबाइन, स्टीम वही हीट जो है यूजेस फॉसिल फ्यूल प्राइमरी कोल टू जनरेट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम दैट टर्न्स द टरबाइन। अभी ये यहाँ पे बर्निंग इलेक्ट्रिकल पावर का भी ये देख लें कि पहले फ्यूल है वो बॉयलर में डाला, बॉयल हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, उससे टरबाइन चली, टरबाइन से जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। अब टरबाइन में कुछ हीट जो निकल जाएगी बच जाएगी कंडेंस की यानी ठंडी की, फिर उसको लो प्रेशर दिया, फिर हाई प्रेशर करके उसको फिर बॉयलर में इस तरह बार बार फ्यूल को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। A turbine-based power plant is a type of heat engine that generates electricity by converting thermal energy into mechanical energy and then into electrical energy. This process involves the combustion of fuel to produce high pressure and high temperature gases which are then used to drive a turbine. यानी उससे क्या कहते हैं, फ्यूल को जब चलाते हैं तो हमारे पास हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में गैसेस आती है, उससे टरबाइन चलती है, और टरबाइन चलती है तो जनरेटर जो है वो उसकी रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में जनरेट करता है। इन फ्यूल बर्निंग पावर प्लांट और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास फ्यूल का जलना ही है, जो कि कोल भी हो सकता है, नेचुरल गैस और ऑयल हो सकता है। और वो बॉयलर में, जैसे हम पीछे पिक्चर से भी देख चुके हैं कि बॉयलर में जो है वो बर्न होता है, फिर स्टीम में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ऑल्सो द फ्यूल बर्निंग प्रोसेस इन पावर प्लांट इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर। यानी हमने एक हद तक उसको जलाना होता है, एक हद तक हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, अपने वो उसके हिसाब से मॉनिटराइज किया होता है
ताकि ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा एकदम से आग लग के सारा का सारा फ्यूल डिस्ट्रॉय हो जाए और उसका मैक्सिमम यूज़ ना हो सके. Turbine-based power plants are widely used for electricity generation due to their efficiency and scalability. They can range from small-scale gas turbine unit to large-scale coal-fired and combined cycle power plant, depending upon their specific requirement and available sources. यानी हमारे पास resources कितने हैं और हमारी requirement कितनी है, उसके according ही power plant जो है वो छोटी सतह पे या बड़ी सतह पे लगते हैं. Practical heat engine converted heat energy to mechanical energy. Steam engine, first invented by Thomas Newcomen in 1705 and James Watt, made big improvements to steam engine in 1769. Steam engine powered all early locomotives, steamboats and factories and therefore acted as the foundation of industrial revolution. यानी उन्होंने इंडस्ट्रियल की बुनियाद रखी थी कि तब से सही इंडस्ट्री में काम होना शुरू हुआ था कि ये स्टीम इंजन सब बने थे. स्टीम इंजन natter expand 1,000 times when it converts into steam. This expansion increases the pressure inside the vessel. इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज जब बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है तो बहुत तेज़ी से वो उसकी टर्बाइंस के ब्लेड्स को घुमाता है. जब बहुत ज़्यादा टर्बाइन के ब्लेड्स घूमेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी पर प्रोड्यूस होगी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. These are external combustion engine. Fuel is burned outside the pressurized vessel coil. अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में एक पिक्चर डायग्राम दी हुई है जो कि एक स्टीम लोकोमोटिव है. एक इंजन की इन्होंने बनाई हुई है कि हम उसके अंदर सिलेंडर में गैस वगैरह प्रोड्यूस जो है वो डालते हैं या कह लें फॉसल फ्यूल्स जो डालें हमने उसको सेट किया. हम ये देखें ये एग्जॉस्ट हो रही है स्टीम जितनी हमें मतलब चाहिए होती है उतनी उसके अकॉर्डिंग यूज़ करती है. गैसोलीन इंजन, देयर आर इंटरनल कंबशन इंजन. इन दीज इंजन फ्यूल इज मिक्सड विद एयर कंप्रेस्ड टू 6 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ignited by a spark. And spark लेके जाते हैं inside the engine. An explosion occur, gases expand and move the piston to that moves the crankshaft. प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग में हमें क्या अगर 1000 डिग्री टेम्परेचर है तो क्या क्या हमें मिलता है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड और पानी मिलता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती. उनको हम क्या करते हैं एग्जॉस्ट कर देते हैं. फर्स्ट 3 आर इन्वायरमेंटली प्रॉब्लमेटिक एंड नीड टू बी ट्रीटेड इन कैटालिटिक कन्वर्टर. अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो डेंजरस होती है बहुत ज़्यादा और ये हमेशा कंबशन वगैरह में प्रोड्यूस होती है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है. जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. पेंट्रूफ हेमी इंजन डिज़ाइन, ये उन्होंने एक डिज़ाइन का इंजन बता दिया. आगे ये भी एक दे दिया. आपने इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इन्होंने आपने आपके सिलेबस में आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग स्टडी नहीं है. जस्ट एक टच है हर चीज़ को. इसकी बहुत डिटेल जो है केमिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है. तो आपने बस ये देखना है कि आप लोगों को इसमें से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें हमारी इन इकोसिस्टम को जो मैनेज कर रही हैं कि हमने कैसे अपनी माशियात को चलाना. आपने सिर्फ वो चीज़ें में जरूरत नहीं. 4 स्ट्रोक इंजन, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एयर एग्जॉस्ट. यानी इनटेक होती है कंप्रेस की जाती हैं फिर उसमें से एग्जॉस्ट की जाती हैं जो कि हमारी बताया जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी यूज़फुल नहीं है उनको एग्जॉस्ट कर दी जाती है. बाकी आगे यूज़ कर ली जाती है टरबाइन को घुमाने में जिससे हमें पावर मिलती है. तो ये 4 स्ट्रोक इंजन के 4 स्ट्रोक्स है. 4 स्ट्रोक इंजन is a type of internal combustion engine commonly used in automobile. It is called a 4-stroke engine because it completes 4 distinct stages stroke. 4 कौन कौन सी. एक पहले इनटेक यानी उसमें वाल्व ओपन होते हैं, पिस्टन दोनों रोल करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उससे इनटेक होती है. कंप्रेशन स्ट्रोक, बोथ द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर क्लोज्ड एंड पिस्टन मूव्स अपवर्ड compressing the air fuel mixture into smaller volume. उसकी वॉल्यूम को कम कर देता है. This increases mixture pressure and temperature. उससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. प्रेशर और टेम्परेचर
इंक्रीज होता है, फिर उसको चला जाता है कंबशन स्ट्रोक में। व्हेन द पिस्टन रीचेस द टॉप ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द स्पार्क प्लग इग्निट्स। स्पार्क प्लग जो होता है कंप्रेस्ड एयर फिल मिक्सचर वहाँ जाता है, बर्निंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है। द बर्निंग मिक्सचर एक्सपैंड रैपिडली जनरेटिंग हाई प्रेशर एंड पुशिंग द पिस्टन बैक डाउन। फिर क्या होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। द एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स एंड पिस्टन मूव अपवर्ड अगेन pushing out the burned gases from the previous combustion stroke in the exhaust manifold. The crankshaft is crucial component of the engine. It converts the reciprocating back and forth motion of the piston into rotatory motion, which is necessary to drive the wheel of automobile. यानी वो ही उसकी ये जो सारा प्रोसीजर हो रहा है उसकी जो एनर्जी है वो उधर जा पहुंच जा रहा है। द क्रैंक शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द पिस्टन वाया अ कनेक्टिंग रॉड। एज द पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन इट रोटेट्स द क्रैंक शाफ्ट which transfers the power generated during combustion stroke to the drivetrain or the vehicle. अब चलते हैं हीट इंजन के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। उसमें 4 स्ट्रोक्स थे यानी 4 मेजर चीज़ें थी, इसमें सिर्फ ये 2 से चलता है। That is commonly found in lower power application. Some of the devices that might have a 2-stroke engine include lawn and garden equipment, chainsaw, leaf blowers, etc. डाइट बाइक मॉप्स। अब यहाँ पे देख लें ये एक डायग्राम दे दी है उन्होंने। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, डू नॉट हैव वाल्व्स विच सिंप्लीफाई देयर कंस्ट्रक्शन एंड लोअर देयर वेट। 2 स्ट्रोक इंजन फायर वंस एवरी रेवोल्यूशन while 4 स्ट्रोक इंजन फायर वंस एवरी अदर रेवोल्यूशन। यानी वो बार बार वाला प्रोसीजर एक बार। दिस गिव 2 स्ट्रोक इंजन a significant power boost. 2 स्ट्रोक इंजन can work in any orientation, which can be important in something like a chainsaw. A standard 4-stroke engine may have problem with oil flow unless it's upright. The advantages make 2-stroke engine lighter, simpler and less expensive to manufacture. ये महंगा नहीं होता, सस्ता होता है, हल्का होता है, आसान होता है इसका इस्तेमाल। 2-stroke engine have the potential to pack about twice to the power into the same space because there are twice as many power stroke per revolution. अब उसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इन अ 4-स्ट्रोक इंजन द क्रैंक केस इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द कंबशन चैम्बर। उसके अलग अलग चैम्बर होते हैं। सो यू कैन फिल द क्रैंक केस विद हैवी ऑयल टू लुब्रिकेट क्रैंकशाफ्ट बेरिंग। उसकी बेरिंग्स को क्योंकि हमें पता लुब्रिकेशन ज़रूरी होती है, वरना मशीनरी जो है वो फ्रिक्शन से ही ख़राब हो जाती है। तो उसमें आराम से वो चैम्बर्स हैं तो उसमें आराम से कर सकते हैं लुब्रिकेशन। लेकिन 2-स्ट्रोक इंजन में हर चीज़ अलग अलग नहीं हैं, 2 ही इसके स्ट्रोक्स हैं, तो उसमें बार बार देखना पड़ता है। हर वक्त उसको लुब्रिकेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल वगैरह हो जाएगा तो भी मसला होगा। तो इससे जो है ना इसका मसला होता है, जिससे उसकी ज़ाहिर एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है, इन सेंस कि वो लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मशीन ख़राब हो जाएगी। जबकि 4-स्ट्रोक इंजन की क्योंकि प्रॉपर लुब्रिकेशन होती रहती है तो उसका लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा है। लेकिन 4-स्ट्रोक इंजन जो है वो आप देख सकते हैं कि 2-स्ट्रोक को ले जाना आसान है, काम करना इसके लिए आसान है, लाइक वो फास्टर है, वो दूसरा स्लोअर है, लेकिन यह कि फ़ायदेमंद वही है। Diesel engine and other heat machine. Diesel engine large vehicles are generated powered by diesel. Diesel engine do not have spark plugs and do not mix fuel with air before introducing into the cylinder. Diesel engine is more efficient than gas engine जो कि 30% ज़्यादा एफिशिएंसी होती है उनकी। और ये वर्ल्ड फर्स्ट डीजल इंजन दिखाया गया जो कि रुडोल्फ ने बनाया था, इसकी 75% एफिशिएंसी है। एयर इज टेकन इन द इनटेक स्ट्रोक, then air is compressed air is rising at peak of compression stroke. Diesel fuel is sprayed onto the hot spray. Fueling needs the mixture expand to move the piston and crankshaft. इसका इतना सही प्रोसीजर होता है ये उसने डीजल जो फ्यूल है वो हॉट एयर में जाता है और वो उस तरह फैलता है और उससे क्रैंकशाफ्ट को मूव करता है। एडवांटेजेस क्या है? हायर कार्बन कंटेनिंग फ्यूल आल्सो गिव हायर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एग्जॉस्ट इसकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसमें कम बनती है। मिक्सचर बर्न एट हाई टेम्परेचर दैन गैसोलीन इंजन। डीजल इज
जनरली चीपर, क्योंकि इससे सस्ता गैसोलीन से। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, वेट बहुत ज़्यादा है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, टेम्परेचर हायर होता है तो NO2 भी इसमें बनता है। गैस टरबाइन, इन अ गैस टरबाइन अ प्रेशराइज्ड गैस spins a turbine. In all modern gas turbine engines, the engine produces its own pressurized gas, and it does this by burning fuels like propane, natural gas, kerosene, or jet fuel. The heat that comes from burning and the fuel expand air, and the high speed rush of this hot air spins the turbine. Co-generation plant, ये भी देख लें, ये सारा सिस्टम वैसे का वैसे ही। ये देखें, ये जा रही है, वाटर गया, उसको ही जो है बॉयलर में गर्म किया, स्टीम निकली, और ये देख लें हॉट गैसेज, ये सारा कुछ वैसे का वैसे। हीट पंप, एयर कंडीशनर, इसका भी सारा सिस्टम वही होता है। आगे चलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ये जितने भी फ्यूल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, तो हमने ये सोचना है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज बार बार यूटिलाइज हो सकते हैं, हाँ, हम उस पर जाएं। ये दिखाया भी हुआ है कि हमारा मेजर जो है, ये देखना, गैस ऑयल ये 34, गैस ये देख लें ये 24, कोल ये देख लें। अब मेजर जो है हमारा ये 27, 24, 34 ये जमा करें तो कितना ज़्यादा जो हमारा किस पे निर्भर है, वो सॉरी किस में मुनहसर है, डिपेंडेंसी हमारी फॉसल फ्यूल्स पे। हमने देखना है कि हम न्यूक्लियर, हाइड्रो और अदर रीन्यूएबल सोर्सेज पे तक जा रहे हैं। अब ये भी देख लें, ये पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये हमारे वो दूसरे हो गए। न्यूक्लियर जो है वो भी एक हद तक जो है उसमें आ जाता है रीन्यूएबल में, लेकिन ये होता, ये भी इसकी एक शॉर्टेज सी सप्लाई है, ये भी रीन्यूएबल नहीं है। तो रीन्यूएबल में कौन कौन से आ सकते हैं, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोमास और सोलर, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना। लाइकली इन द US रीन्यूएबल एनर्जी हैज़ 13% शेयर, यही ग्राफ के अंदर से ही बात की हुई है। रीन्यूएबल 13 है, न्यूक्लियर है 8, पेट्रोलियम 36, नेचुरल गैस 32 और कोल 11, ये US का बताया हुआ है। और ये 2017 में भी ये देख ले, कोल मेजर यूज़ है 59.3, ऑयल 17.3, हाइड्रो 8.1, गैस 6, नहीं ये बहुत थोड़ा है। लाइकली इन पाकिस्तान द शेयर ऑफ एनर्जी मिक्स फॉर रीन्यूएबल इज़ अ बिट लो, स्टैंडिंग एट 6% थ्रू हाइड्रो सोर्सेज। और ये पाकिस्तान की देख लें कितनी थोड़ी थोड़ी है, मतलब आपका मेजर जो है वो सारा का सारा उसके ऊपर जा रहा है, जो कि फॉसल फ्यूल्स हैं जिन्होंने ख़त्म हो जाना है। PV प्लांट्स, PV मीन फोटोवोल्टाइक, फोटोवोल्टाइक मीन जो फोटोन्स यानी लाइट को कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे जिसकी मॉडर्न एग्जांपल जो आप लोग जिससे अच्छे से वाकिफ़ हैं, सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल भी एक फोटोवोल्टाइक शीट होती है, उसके अंदर फोटोवोल्टाइक सेल्स लगे होते हैं कि वो लाइट की एनर्जी को जो कि सूरज से आ रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। PV plants also known as photovoltaic plants or solar power plants are facilities that generate electricity by converting sunlight into electrical energy using solar panel. These plants utilize photovoltaic technology which involves the use of solar cell to capture photons from sunlight and convert them into direct DC electricity. Largest PV plant कहाँ है? बादला सोलर पार्क इज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड ऑफ 2020 इन राजस्थान, इंडिया, 2020 के सर्वे के मुताबिक। इसके अलावा चाइना में है हुआंगी हाइड्रो पावर हाइनैन सोलर पार्क, ये देख लें। अब चाइना ने डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप और वगैरह में दूसरी जगह पे जो बनाए हैं, इंस्टॉल किए हैं। चाइना में है, US में है, जापान, जर्मनी, इंडिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ कोरिया, इनके अंदर उसने फोटोवोल्टाइक वो लगा दिए हैं, यानी आप कह सकते हैं अ काइंड ऑफ सोलर पैनल्स।
China, US, Japan install photovoltaic plant to produce energy, while there is capacity of 250 gigawatt in all of Europe produce energy from the solar PV. Pakistan is also producing solar based energy. आपको पता है कि हर आप तो 2025 तक तो इस कदर ही आम होंगे, बहुत से लोगों ने अपने घरों में भी सोलर पैनल लगाए हैं, क्योंकि ये पुरानी बात करें 2020-21 तक की, तो तब तक इतनी आम नहीं थे, तब भी लोगों तक अप्रोच जाना शुरू हो गई थी। बेसिक साइंस इन पीवी। साइंस क्या है पीछे? जो सूरज से एनर्जी आती है और रेडिएशन की फॉर्म में आती है, और रेडिएशन डिफरेंट टाइप की होती है। हम वो जो देख सकते हैं हम उसको विजिबल लाइट कहते हैं। इसके अलावा जो है कम एनर्जी वाली भी होती हैं जो कि इंफ्रारेड वगैरह में आ जाती हैं, और ज़्यादा एनर्जी वाली भी हो जाती है जिसमें हम अल्ट्रा वायलेट और एक्सरेज आ जाती हैं। तो वो एनर्जी जो है हर किसी की अपनी अपनी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो वो ही एनर्जी जो है वो सोलर पैनल्स जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं और फिर आगे हमें ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एनर्जी इंक्रीजेज और फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज एंड वेवलेंथ डिक्रीजेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है एक और। ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ है कि कितनी वेवलेंथ हो तो कितनी। अब ये एंगस्ट्रॉन होता है 10 की पावर -10, 10 -10 नहीं लिखा हुआ, 10 की पावर -10 है। तो नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9। Hotter sun gives high energy electromagnetic radiation. Maximum of our sun radiation is in the visible region. There is long infrared tail. PV or photovoltaics is a field of study that focuses on the conversion of sunlight into electricity using semiconductor material. Semiconductor material ज़्यादातर सिलिकॉन के होते हैं. It is based on the principle of photovoltaic effect, which involves the generation of electric current in a material when it is exposed to light. चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये बेसिकली एक ही शायद उन्होंने चैप्टर बनाना था, तो उसके टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। रीन्यूएबल एनर्जी कंटिन्यूड 1, यानी इसका सीरीज़ का दूसरा चैप्टर है। सोलर इंसोलेशन। Solar insolation, the average amount of radiant energy received by Earth's atmosphere from the sun. It's the value of about 2 calories per minute incident of each square of centimeter. यानी कितनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। Energy reaching the Earth is only 20% to 70% of the solar constant. बाकी किधर गई? वो बाकी ऊपर ही ऊपर कहीं ज़ाया हो जाती है। ये उन्होंने different countries का दिखाया। The remaining energy that does not hit the Earth's surface is primarily absorbed or scattered by Earth's atmosphere. The energy is absorbed by molecules and particles in the atmosphere, including gases such as water vapor, carbon dioxide, as well as dust and suspended particles. मतलब उसमें सारी ये जो है वो ज़ाया हो जाती है, हम तक बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी जो हम तक पहुँचती है उससे हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। Earth's albedo. Earth's albedo refers to the amount of sunlight that is reflected back into the space. यानी जो हमारी तक कह रहे हैं अगर 20 से 70% के दरमियान में आ रही है, तो इसका मतलब है बाकी की एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वापस जा रही है। हाई albedo means a large portion of incoming sunlight is reflected back, while a low albedo indicates some more sunlight is reflected. Climate changes यानी मौसमी तब्दीली आती है। Decreasing Earth's albedo contributes to global warming. When surfaces with high albedo such as ice cap or glaciers melt, expose darker surfaces like land or water, they absorb more sunlight and leading to increased temperature. Positive feedback loop क्या आती है? Reduced albedo can trigger a positive feedback loop. As temperature rise, ice or snow melt, while decreases at albedo further accelerate warming. This can lead to more melting and further temperature increases. तो ये साइकिल चलता रहता है। Melting ice cap. The decline in albedo due to melting ice cap contributes to rising sea level. Sea level कैसे? क्योंकि जब ग्लेशियर और आइस शीट्स मेल्ट होती हैं तो पानी जो है वो समुद्रों वगैरह में ज़्यादा आता है। Ecosystem disruption. Changes in albedo can disrupt ecosystem. Alteration in temperature and precipitation patterns due to shift in albedo can
अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। जाहिर है कि जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी प्लांट्स वगैरह और ये नहीं होंगे, और कहीं अगर बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया उसकी वजह से जब भी बर्फ़ मेल्ट होके वो गई है तो तब भी ये रिस्क फैक्टर हो जाता है इकोसिस्टम के लिए। तो कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो डाई कर जाती है, एक्सटिंक्ट कर जाती हैं, यानी नापैद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे भी चीज़ें फ़र्क आती हैं। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट चेंजेस इन एल्पेटो कैन इम्पैक्ट एग्रीकल्चर हेल्टर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैन अफेक्ट क्रॉप यील्ड, क्योंकि हर फसल का एक उसको एक फिक्स एनर्जी चाहिए होती है सोलर सिस्टम से। अगर उससे कम ज़्यादा होगी तो उससे भी उसकी एग्रीकल्चर जो है उसकी मसला आता है। अंडरस्टैंडिंग अर्थ एल्पेडो एंड इट्स एप्लीकेशन इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग एंड मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emission, preserving ice caps and maintaining natural ecosystem can help maintain a healthy albedo and minimize the negative consequences associated with its decline. ये देख लें, सूरज से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है सिर्फ 51% ज़मीन पे जा रही है, कंडक्शन से इधर उधर हो रही है, बादलों में जज़ब हो रही है, एटमॉस्फेयर में हो रही है, और ये देख लें कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक है। ये यहाँ पे डायग्राम से शो किया हुआ है, और ये एक दिन की आने वाली एनर्जी दिखाई गई है। सोलर एनर्जी कलेक्शन फ्लैट प्लेट। सिंस सन एनर्जी फ्लक्चुएट्स फ्रॉम समर टू विंटर, आपको पता है सर्दियों में तो बहुत कम सूरज निकलता है, तो कम होती है, तो उसका मतलब है कि उसमें कम एनर्जी हमारी कम आ रही है हम तक। गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर सिस्टम, अ फ्लूइड इज सर्कुलेटेड थ्रू एन अब्जॉर्बर where it absorbs heat and brings the hot fluid into the household, यानी कोई फ्लूइड जो है वो सूरज की हीट से गर्म होगा, और वो आगे वाला सिस्टम तो वैसे ही है कि वो गर्म है, वो किसी न किसी टरबाइन वगैरह को चलाएगा और सारा कुछ चलेगा। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, टिपिकली फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज अ मेटल बॉक्स विद अ ग्लास और प्लास्टिक कवर ऑन टॉप एंड डार्क कलर्ड एब्जॉर्बर प्लेट ऑन द बॉटम, क्योंकि जितना कोई कलर डार्क होता है वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट पासिस थ्रू द ग्लास एंड स्ट्राइक द एब्जॉर्बर प्लेट विच हीट अप्स, चेंजिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। लाइट एंटर्स द ग्लास प्लेट बट हीट कैन नॉट कम आउट, यानी उसका वन वे है, वो वापस नहीं जा सकता। ये देख लें, पानी उसके अंदर हमने दिया, हीट उसको मिली, उसने क्या किया, उसको गर्म कर दिया, फिर वो इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक में चला गया, वहाँ से वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो पानी ठंडा हो गया वो वापस चला जाता है उसके अंदर, ये घूमता ही रहता है पानी उसके अंदर। ये उसकी एक पिक्चर भी दिखा दी है। नेक्स्ट है चैप्टर हमारा सोलर सिस्टम एंड एनर्जी। ये वही बेसिकली कंटिन्यूस चैप्टर है, क्योंकि देख लें ऊपर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की बात चल रही है, और इसका भी पहली हेडिंग है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। टेम्परेचर इनसाइड द कलेक्टर कैन बी एज हाई एज 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑल मटेरियल शुड बी कंपैटिबल टू दिस हाई टेम्परेचर, यानी ये ना हो कि मटेरियल डिस्टर्ब हो जाए, ख़राब हो जाए, मेल्ट भी तो हो जाती है ना कुछ चीज़ें, तो मटेरियल ऐसा लगे जो बहुत ज़्यादा उसको बर्दाश्त कर सकता हो हीट की, हीट कैपेसिटी उसकी अच्छी हो। द हीट इज ट्रांसफर्ड टू द लिक्विड पासिंग थ्रू पाइप्स अटैच्ड टू द एब्जॉर्बर प्लेट इन लोकेशंस विद एवरेज अवेलेबल सोलर एनर्जी। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स साइज अप्रॉक्सीमेटली 1/2 to 1 square foot per gallon of one stay hot water use। उसमें क्या क्या हो सकता है, लिक्विड जिसके अंदर वाटर भी हो सकता है और कोई एंटी फ्रीज भी हो सकता है, या लो मेल्टिंग पॉइंट साल्ट्स भी हो सकती हैं। ये डिफरेंट चीज़ों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। The main use of this technology is in residential building where demand for hot water has a large impact on energy bills. Payback time 2 to 5 year cost, ये मतलब ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है। Passive solar system and heat transfer. A passive home has 3 design elements: insulation, collection and storage. Insulation mean ऐसी वो हो के लाइट उसके अंदर एंटर तो हो सके पर हीट उसकी बाहर न जा सके। कलेक्शन हो जाए, यानी वो जो सूरज की एनर्जी जो है वो कलेक्ट हो गई है हीट के फॉर्म में और वो स्टोर कर ली गई है। इंसुलेशन मिनिमाइज हीट लॉस करती है। कलेक्शन जो होती है
साउथ फेसिंग विंडोज, लार्ज विंडोज एक्स्ट्रा हो सकते हैं, स्टोरेज, लार्ज थर्मल मास फॉर एग्जांपल। ये उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं। ये एक डायग्राम भी आपको दी हुई है। कंडक्शन जो एनर्जी है 3 फॉर्म्स में ट्रांसफ़र होती है। एक होती है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। कन्वेक्शन होता है डायरेक्ट किसी चीज़ से, जैसे कि इसकी ही आपको मैं आसान इस मिसाल देती हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ है मेटल की है, आपने उसको एक साइड से गर्म किया है और आप उसकी हीट दूसरी साइड पे पहुँच की और आपने उसको टेम्परेचर को फील किया, तो क्या है वो एक साइड पे जब आपने उसको हीट प्रोवाइड की है तो वो जो थर्मल एनर्जी है उसके अंदर मूव करना शुरू हुआ तो वो आप तक पहुँची है। कन्वेक्शन ये होती है कि जैसे हम मिसाल ले लें कि कोई चीज़, जैसे हम किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं लेकिन उसकी भाप हमें ऊपर भी महसूस होती है, जिससे हमें हीट मिलती है, जिससे हम भाप लें। और रेडिएशन वो होती है कि हीट खुद ही किसी मीडियम के बगैर हम तक पहुंच रही है, जैसे कि हीटर वगैरह की एग्जांपल होती है। जब हम हीटर यूज़ करते हैं, हीटर चलाते हैं तो हमें उसकी हीट पूरे कमरे में महसूस होती है। ये 3 टाइप्स हैं। इससे ज़्यादा आपकी डिटेल नहीं लिखी हुई, बस आर वैल्यू का यहाँ फार्मूला दिया हुआ। आर वैल्यू क्या होती है कि कोई मटेरियल जो है वो हीट फ्लो का कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सोलर थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर, यूज सोलर एनर्जी इनटू स्टीम टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉब्लम क्या है, सोलर एनर्जी इज़ वेरी डिफ्यूज, हमें कंसनट्रेट करना पड़ता है। कंसनट्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई लेंस या मिरर इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे क्या होती है कि वो एक जगह पे फोकस कर लें। ये देख लें, ये सोलर लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो वो एक पॉइंट पे उसको फोकस कर देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो रिफ्लेक्शन जब होती है वो देखिए एक पॉइंट पे फोकस कर रही होती है, तो वो उसको एक पॉइंट पे मर्ज करती है। When the rays strike a concave mirror, they are reflected, so they go through a common point and then go their way. This point is called focal point. The distance from the mirror to focal point is called focal length. A parabolic mirror is a type of curved mirror used for focusing not only light but all kind of electromagnetic radiation. It is used in application like optical telescope, radio telescope, TV dish, solar cooker, etc. A special molten salt is circulated through the receiver, heated by the concentrated solar energy to जो 1050 फ़ारेनहाइट तक होती है, वो कलेक्ट कर लेती है इंस्टॉलेशन में होल्ड साल्ट टैंक में। दिस एनर्जी इज यूज टू मेक स्टीम और टू रन टर्बाइंस टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक पावर प्लांट दिखाया हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट लेसन नंबर 18 सोलर सिस्टम इन एनर्जी का सेकंड है पावर प्लांट। द पावर प्लांट प्रोजेक्ट सोलर 2 जो कैलिफोर्निया में है। इसी तरह 1926 सन ट्रैकिंग हेलियोस्टेट मिरर मोल्टन साल्ट थर्मल स्टेज टावर विद सेंट्रल रिसीवर कन्वेंशनल स्टीम ड्रिवन टर्बाइन जनरेटर। यानी हर चीज़ में ये है कि वो एक टर्बाइन को जो है मूव करना है, उससे जनरेटर जो है उसकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये देख लें पावर टावर दिखाया हुआ है और ये हेलियोस्टेट की डायग्राम दिखाई हुई है। Photovoltaic technology makes use of abundant energy in the sun with a little impact on our environment. Photovoltaic can be used in a wide range of products from small consumer item to large commercial solar electric system। जैसे कि आपको पता है कि हर घर में भी लगाया जा सकता है और बहुत बड़ी किसी फर्म में किसी कंपनी में भी बहुत बड़ा सा लगाया जा सकता है। द बैड यानी उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या, सॉरी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, हम उसको कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस। फोटोवोल्टाइक अचीव ग्रिड पैरिटी, द सिस्टम विल अपीयर एक्सपेंसिव बिकॉज यू हैव टू बियर अ लार्ज, क्योंकि इसका यह है कि आपने जब सोलर पैनल होता है आपको पता है वो एक्सपेंसिव होता है, तो वो आपका इसका डिसएडवांटेज है कि आपका इनिशियल जो आपको महंगा करना पड़ रहा है। जनरेटिंग इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अ होम इनहेरेंटली टेक्स अ लार्ज एरिया। पूरे घर को चलाने के लिए आपको सिर्फ फिर एक सोलर वो पैनल नहीं चाहिए होता, ज़्यादा चाहिए होते हैं। और अगर हम किसी बहुत बड़ी फर्म की बात करें तो हमें और भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। फिर उनको रखने के लिए एरिया भी ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा घरों की छतों वगैरह पर पड़े होते हैं
तो वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ों को रन कर सकते हैं. द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूटिलाइजिंग PV grid attached in the which electric utility buys back energy from you. Basically acts like a giant battery. अब बैटरी पे भी खर्चा आएगा, क्योंकि देखें अगर हम बात करें कि हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो जब तक सूरज निकला होगा तब तक वो यूज़ होगी, लेकिन जैसे ही सूरज गरूब होगा फिर वो कैसे यूज़ करेंगे. तो हमने अगर उसको कम सारे दिन के लिए यूज़ करना है तो हमें बैटरी भी लगानी पड़ेगी, तो उससे भी खर्चा. Batteries used for energy storage can be idiosyncratized and short-lived compared to rest of system. कि rest of system की जो longevity है पर बैटरी की नहीं है. As a way of displacing fossil fuels, it is less cost effective than basic conservation, passive solar techniques, solar water heating. These should be considered first. There is very little federal tax break. A power company can add capital investment in a power plant, but a homeowner cannot. सिलिकॉन फ्री नहीं होता. मतलब सिलिकॉन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, वो सिलिका फॉर्म यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चाहिए होता है, और हमें इसके लिए सिलिकॉन चाहिए होता है, जस्ट सिलिकॉन. तो हमने वो भी एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो इसमें ये सारा कुछ इसका खर्चा आ जाता है. फ़ायदा क्या है, इसकी कॉस्ट कम होती है, हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है. यानी जैसे अगर हम इसकी मिसाल ले रहे हैं सोलर पैनल की, तो इनिशियल कॉस्ट तो हमारी ज़्यादा होगी कि हमें पैनल लगाना है, लेकिन हमारा बाद का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि अगर हमने उसको अच्छी बैटरी लगा दी और पैनल लगा दिया कि वो सारी की सारी हम उसको यूज़ करें, तो आपका पहले एक दफ़ा खर्चा होगा, बाद में आपका बिजली का बिल बच गया. अब ये सस्ता भी है और घरों में भी इस्तेमाल है. अगर हम बैटरी के सिस्टम को निकाल लें तो उसके अलावा इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर चल जाता है, रिलायबल टेक्नोलॉजी सोर्स है, और इसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है. इससे पोल्यूशन भी कम जनरेट होती है. और आगे लिखा हुआ है सोलर सेल. सोलर सेल क्या होता है, वो डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, यानी जो बिजली पैदा करनी है, जिस वही चीज़ होगी सोलर पैनल के अंदर जो यूज़ होती है. ये आगे उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है. डिफरेंट ये जो मटेरियल हैं उनने दिखाया हुआ कि वो कितनी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 19, सोलर सिस्टम एंड एनर्जी की कंटिन्यू टू. ये भी सोलर सेल पे है. सोलर सिस्टम, solar cells photovoltaic effect. The energy of absorbed light is transferred to electrons in the atoms of the PV cell. With their newfound energy, these electrons escape from normal position. हम नॉर्मल पोजीशन से क्या करते हैं, वो वेरी कर जाते हैं, किसी और पोजीशन में चले जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकल फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट चलता है. स्पेशल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ PV cell, what we call a built-in electric field, provides a force or voltage needed to drive the current through an external load such as light bulb. यहाँ ये PN जंक्शन दिया हुआ, आपने इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता. PN जंक्शन क्या है कि वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसकी डोपिंग डिफरेंट टाइप की हुई होती है, एंड ये जस्ट सिलिकॉन से कभी भी काम नहीं होता. सिलिकॉन में कोई ना कोई मटेरियल जो होता है ना उसको ऐड करना होता है. अब जो PN जंक्शन होती है सिलिकॉन की, एक साइड पे किसी और चीज़ से मटेरियल से टॉपिंग की होती है, दूसरी साइड से किसी और से होती है, तो उससे करंट फ्लो होता है फिर. और ये फोटो सेल होता है एक, और ये पूरा पैनल होता है. कॉस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट यहाँ पे USA की लिखी हुई है. आगे जो है लेवलाइज कॉस्ट भी होती है और
हम जो लेवलाइज करते हैं इज अ मीट्रिक यूज टू evaluate द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ओवर द लाइफ टाइम of power plant. It represents the average cost per unit of electricity produced, taking into account of all costs incurred during the plant's lifetime, including construction, operation, maintenance, fuel, and financing. सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किस चीज़ पे कितना कितना खर्चा आना होता है, उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज प्राइस जो होती है वो सिलेक्ट की जाती है। ये सारा कुछ बहुत आसान है, ये रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं लिखी हुई। आगे उन्होंने एक पिक्चर दी हुई है कि वो देख लें, लोकलाइज्ड वो जो है ना उसको बताया हुआ है कि कैसे लोकलाइज सॉरी कह रही हूँ लेवलाइज जो एनर्जी की वो है उसके दिखाया हुआ है। अगला है अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस, यानी इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं, कौन कौन से ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रो पावर यानी वो जो पानी से, विंड पावर हवा से, ओशन थर्मल यानी वो जो टाइड्स वगैरह होती हैं, सॉरी नहीं जो उसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, जियोथर्मल और टाइडल। ये बस एक देख लें, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ दी हुई है। ये सारे चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं, ये अलग अलग ना समझें क्योंकि ये सारे चेन की तरह आगे आगे चल रहे हैं, इसीलिए मैं भी एक ही वीडियो में मैक्सिमम लेक्चर्स आपके कवर करना चाह रही हूँ। हाइड्रो पावर हिस्ट्री, इट इज़ यूज्ड बाय ग्रीक्स टू टर्न वाटर व्हील्स फॉर ग्राइंडिंग व्हीट इनटू फ्लोर मोर देन 2000 ईयर्स अगो, यानी पानी के ज़रिए से जो है वो ये चक्की वगैरह चलाते थे जिससे वो गंदम को पीस के आटा बनाते थे। In 1700, mechanical hydropower was used extensively for milling and pumping. By the early 1900, hydroelectric power accounted for more than 40% of United States supply of electricity. 40% जो अपनी बिजली है वो हाइड्रो पावर से निकाल रहे थे। इन 1940s हाइड्रो पावर प्रोवाइडेड अबाउट 75 और 1940 तक वो 75% कर रही थी। यानी इसको आप इतने सारा यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पाकिस्तान में डैम बने होते तो आज जितना ये पानी सैलाब की फॉर्म में नज़र आ रहा है वो डैमों में स्टोर होता तो हम भी इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस कर सकते थे। हाँ, सैलाब भी नहीं आने थे, मसले मसाइल भी नहीं होने थे क्योंकि वो पानी जो है वो डैम में स्टोर हो जाना था और उसको फर्दर वो अच्छे मकसद के लिए भी यूज़ हो जाना था। नायग्रा फॉल्स वाज द फर्स्ट ऑफ अमेरिकन मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये देखिए नायग्रा फॉल्स सिखाया हुआ, ये बताया हुआ है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है, ये आप पढ़ लें, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाज बिल्ट टू एड कंस्ट्रक्शन ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट डैम ऑन द साल्ट रिवर। लेकिन डैम की जो है वो उसकी मदद करता है, डैम में पानी स्टोर होता है उधर, उन्होंने कितनी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, कैसे कि डैम में पानी स्टोर किया और फिर उसको आगे पावर प्लांट लगा दिया उसके। तो हम भी ये चाहे तो कर सकते हैं। ये कोनोविन गो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दिखाया गया है, ये किसी और कंट्री का है। ये देख लें कितनी ज़्यादा वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस करें, यहाँ पर उसकी तादाद लिखी हुई है कितनी ज़्यादा उससे यूज बन रही है। अब ये भी देख लें कि वो कितनी इन्होंने कुछ दिखाए हुए हैं कंट्रीज़ के। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर यानी पानी की ताकत दैट हार्नेस द एनर्जी ऑफ मूविंग ऑफ फॉलिंग वाटर। अब देखें पानी जो होता है एक जगह से तेज़ी से गिरा, आप उसके आगे टरबाइन लगा दें, मूव करेगा तो वो फायदेमंद यूज़ हो जाता है। उसकी डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको हम उसमें चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि फ्यूल को जलाना नहीं पड़ता, पानी है तो पोल्यूशन नहीं होती, पानी जो है वो खुद ब खुद एक उसका फ़्लो होता है, हमें उसको चलाने के लिए मशीनरी घुमाने के लिए नहीं लगानी पड़ रही। हाइड्रो पावर प्लेज अ मेजर रोल इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज, रिलेटिवली लो प्रेशर एंड मेंटेनेंस। रेनफॉल यानी जैसे आजकल हमारे यहाँ क्यों सैलाब है, क्योंकि बारिशें बहुत हुई तो रेनफॉल जो है ये रीनेबल है उससे और इसका आ जाता है, ये इसका फ्यूल है ना। लेकिन डिसएडवांटेजेस यानी वो वजह जिस वजह से हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा है। यानी जो डैम
बनना है वो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। वो कोई ये नहीं है कि एक आधा बंदा उठे और डैम बना दे। और हाइड्रोलॉजी डिपेंडेंट है इन सम केसेस। इनंडेशन ऑफ लैंड एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ज़्यादा जहाँ डैम बनेगा वहाँ पे लोग नहीं रह सकते। इसी तरह वहाँ जो जंगली जानवर वगैरह वो नहीं आ सकते। इन सम केसेस लॉस और मॉडिफिकेशन ऑफ फिश हैबिटेट, सारा जहाँ डैम बनेगा जिस नहर पे या दरिया पे, वहाँ पे मछलियाँ नहीं हो सकती। फिश एंटरटेनमेंट और पैसेज रिस्ट्रिक्शन, यानी वहाँ पे लोग जो हैं वो मछलियाँ पकड़ने वगैरह भी नहीं आएंगे। इन सम केसेस चेंज इन रिजर्वायर एंड स्ट्रीम वाटर क्वालिटी, उसकी वाटर क्वालिटी में भी फ़र्क आ सकता है। कुछ जगह पे जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, यानी वो जगह जहाँ डैम बनाना होगा लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। इश्यूज़ क्या हैं? क्वेश्चन ऑफ लाइफ टाइम, यानी कितनी देर चलेगा। और फिर लॉस ऑफ लैंड रिजर्वायर, जगह की कमी, तब ये सारा कुछ वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन की गई है। फिर डिज़ास्टर डेंजर क्या है, यानी अगर वो जो डैम है वो मसला हो गया, अब डैम में पानी स्टोर किया है लेकिन डैम किसी तरीके से ख़राब हो गया, या डैम पूरा भर गया है लेकिन वो कहीं उसकी दीवार वगैरह कहीं से ख़राबी होगी, तो वो जो फिर पानी निकलेगा ना वो बदतरीन सैलाब लेके आएगा। तो यही डिज़ास्टर एक दफ़ा चाइना में हुआ था और कितने लोग उसकी वजह से मारे गए थे, ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। विंड पावर, हवा से जो हम बिजली पैदा कर सकते हैं। द विंड पावर पायनियर चार्ल्स एफ ब्रश ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1887 to 1888, Brush built what is today believed to be first automatically operating wind turbine for electricity generation. The turbine ran for 20 years and charged the batteries in the cellars of his mansion. यानी उसने अपने घर में, या घर तो नहीं कह सकते, मैंशन, उसका बहुत बड़ा एरिया था, उसने उधर ये सिस्टम लगाया था जिससे कि 20 साल उसकी एनर्जी जो है उसको मिलती रही थी। द विंड एनर्जी पायनियर, ये उसकी पिक्चर भी दी हुई है। Lacosta discovered the fast rotating wind turbine with few rotor blades are more efficient for electricity production than slow moving wind turbine. Two of test wind turbines in 1897 as a Scope and Folk High School Scope Denmark, ये डेनमार्क का साइंटिस्ट है। What is wind energy? विंड क्या है? हवा, हवा की जो एनर्जी है जो कि कहाँ से आती है? सोलर एनर्जी से, तो उसको चेंज करना है। द सन्स रेडिएशन हीट different parts of earth has different rates, most notably during the day and night, यानी रात और दिन में मुख्तलिफ वक्तों में हवाएं चलती हैं। आल्सो डिफरेंट सर्फेसिस, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड लैंड, एब्जॉर्ब और डिफरेंट रिफ्लेक्ट एट डिफरेंट रेट्स, दिस काजेज पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर टू वार्म डिफरेंटली। तो जहाँ पे ये जो है हर जगह नहीं लगाई जा सकती, किसी जगह पे अगर सही से हवाएं नहीं चलती तो वहाँ पे हम ये विंड पावर प्लांट नहीं लगा सकते। और ये चीज़ के इसके लिए भी बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, फिर वही बात आ जाती है लैंड वगैरह की। ये देख लें, सॉरी, hot air rises, also different surfaces the hot, this causes portion of atmosphere to warm differently. Hot air rises reducing the atmospheric pressure and large surface, and cooler air is drawn in to replace it. As the result is wind. Air has mass. When it is motion, it contains energy of that motion, just like kinetic energy. Some portion of this energy can be converted into अदर फॉर्म, जैसे कि मैकेनिकल होगी या इलेक्ट्रिसिटी, जिस हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। पाकिस्तान का विंड पोटेंशियल जो है ये वो दिखाया गया कि कहाँ कहाँ जो है, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी कहा कि हर जगह पे ये चीज़ नहीं हो सकती, किधर किधर ये हो सकता है, ये यहाँ पे मैप में शो किया है। इस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कंटिन्यू टू, ये भी विंड टरबाइन पे है। द विंड टरबाइन जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द टरबाइन आर डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइंस, उससे कैसे, क्योंकि वो पानी से चलती हैं और ये हवा से। टू ऑपरेट एफिशिएंटली विद वेरिंग इनपुट पावर, विंड स्पीड। ग्लोबल विंड पावर क्यूमुलेटिव कैपेसिटी, ये यहाँ पे दिखाई हुई है। इट इज़ क्लियर दैट ग्लोबल विंड पावर कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1996 to 2008 and most recently. Also, China, USA, Germany are among top 3 leaders of the world of the wind turbine capacity installation in 2016. ये देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ का दिखाया हुआ है कि किस
उतना जो है वो विंड टर्बाइन को यूज़ करके आगे काम चला सकते हैं। इश्यूज़ क्या आते हैं इसमें, हमें बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए जहाँ हमने ये विंड टर्बाइन लगानी है। फिर दूसरी बात, हर जगह वैसी हवा भी नहीं चलती। फिर वहाँ पे शोर भी, इसका ज़्यादा टर्बाइन चलेगी तो बहुत ज़्यादा शोर होगा और उस एरिया में जानवर वगैरह भी नहीं रह सकते, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को भी खतरा है। विंड टर्बाइन्स आर ऑलवेज हाईली visible element in the landscape. Increasing number of wind turbine exceed the 100 meters limit of height for when obstructing marking may be required by the aviation authorities. यानी जो जहाज़ वगैरह चलने होते हैं वो उसके लेवल को देख के टरबाइन बनानी होती है, तो इसलिए ये भी बहुत मुश्किल चीज़ में आ जाती है। नॉइस, इसका शोर बहुत होता है। द क्लोजर पीपल आर टू विंड टर्बाइन द ग्रेटर नेगेटिव इम्पैक्ट्स टू देम। शोर का उनकी ज़िंदगी पे बहुत असर होता है, उनकी हेल्थ ख़राब होती है। जब वो चलेगी, शोर होगा तो स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, जब स्लीप डिस्टर्बेंस होगी तो और मसले शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से इसमें मसला आता है। ओशन थर्मल एनर्जी दी है इसके अलावा, यानी ग्रेट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द वर्ल्ड्स ओशन। दुनिया के समंदरों में जो है ये ओशन कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ सरफेस का 70% अगर समंदर है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सूरज से आने वाली रोशनी है वो इसमें जज़ब हो रही है। जब वो उसमें जज़ब हो रही है तो इसका मतलब है हम उससे भी एनर्जी निकाल सकते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, 250 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जितनी। थर्मल एनर्जी कन्वेयर सिस्टम कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी often while producing desalinated water. Ocean thermal energy is used for many applications, including electricity generation. There are 3 types: कौन से? क्लोज साइकिल, ओपन साइकिल एंड हाइब्रिड। क्लोज साइकिल में क्या होता है, ओशन वार्म सरफेस वाटर को वेपराइज करके वर्किंग फ्लूइड बनाते हैं, फिर वो लो बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है, सच एज अमोनिया, द वेपर एक्सपैंड एंड टर्न्स द टर्बाइन। द टर्बाइन देन एक्टिवेट्स जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ सरफेस वाटर भी यूज़ किया जाता है। क्लोज में क्या होता है ये देख लें। इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड जो है इसमें वार्म वाटर इंसर्ट किया जाता है, एवापोरेटर में वर्किंग फ्लूइड वेपराइज होता है, टर्बाइन उससे चलती है, फिर उसको कंडेंस कर देते हैं। वो कंडेंस किया हुआ जो बचता है वो वापस एक सर्कल में चलता जाता है। ये भी आगे एक और एग्जाम्पल दी हुई है। ओपन साइकिल सिस्टम वाइल द sea water evaporating at low pressure. This produces steam that passes through a turbine generator. ये देख लें, वार्म सी वाटर, फिर नॉन कंडेंसेशन, फिर ये सारा सिस्टम वही के टरबाइन चलती है, फिर कंडेंस किया हुआ पानी वापस आ जाता है और टरबाइन जब चल रही होती है तो वो जनरेटर से आगे चल जाता है। ये सारा सिस्टम में हमने टरबाइन घुमा के मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। चाहे हम हाइड्रो पावर लें, चाहे विंड टरबाइन लें, मतलब कोई भी चीज़ लें तो हमने बेसिकली टरबाइन घुमानी होती है, जिसकी रोटेशनल एनर्जी से जो है वो मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल से वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। हाइब्रिड सिस्टम कंबाइन बोथ क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल सिस्टम। ये देख लें, दोनों सिस्टम को मिला के नहीं करती है। अल्टरनेट हमारे पास और क्या हो सकता है, बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी यानी बायोफ्यूल्स, यानी जो हम प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डेड प्लांट्स, फ्यूल्स वगैरह, या जो हम खाते हैं सब्जियां फल, उनकी जो बच जाते हैं वेस्ट मटेरियल, वो यूज़ हो सकता है। बायोफ्यूल्स आर फ्यूल डिराइव फ्रॉम रीन्यूएबल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे बीट रूट, रेपसीड, सनफ्लावर, सीरियल्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, फॉरेस्ट्री रेजिडुअल, ये सारा कुछ यूज़ हो सकता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि लाइट जो है सनलाइट को यूज़ करते हुए जो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। All plant-based biomass are derived from photosynthesis reaction. CO2 plus 2H2O plus light gives us CH2O, H2O plus O2. And 112 kilocalorie of light energy is needed for 1 mole of CH2O. ये CH2O जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, ये फोटोसिंथेसिस से जनरेट होता है और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है जिससे शुगर बनती है। रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट बर्न कार्बोहाइड्रेट्स to get energy for growth. This burning produce CO2 and H2O. Or old saying,
स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग द डे बट नॉट एट नाइट। क्यों? क्योंकि रात को जो वैसे दिन में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, पर रात में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, जो कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है रात के वक्त। आज एनुअल प्लांट प्रोडक्शन इज 329 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, और देख ले वो उससे कितनी 16 × 10⁻16 ग्राम पर ईयर जो है वो मिल जाती है। इतना ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस कर देता है बायोमास। कन्वर्जन ऑफ बायोमास इन यूजफुल फ्यूल्स, गैस और वेजिटेबल मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस और लिक्विड फ्यूल्स। 90% petroleum, gasoline and 10% bio-derived alcohol from gas oil. The use of ethanol as an automobile fuel in the United States dates as far back as 1908 to the Ford Model T. Henry Ford was a supporter of homegrown renewable fuels. उसने ये पहले आइडिया दिया था, and his Model T could be modified to run on either gasoline or pure alcohol. Ethanol was used to fuel cars well into the 1920 and 1930 as several efforts was made to sustain a US ethanol program. फिर स्टैंडर्ड ऑयल आया था, फिर उसके बाद वर्ल्ड वार टू के बाद उसने का इंटरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर कॉप्स के ज़रिए लिक्विड फ्यूल में फ्यूल फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बिकम अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटी एट लोअर कॉस्ट, eliminating the economic incentives for the production of liquid fuel from crops. तो ये अब जो है उन्होंने ये सप्लाई शुरू की कि वो जो ज़ाहिर है वो वेस्ट मटेरियल होता है, उसने ज़ाया ही होना होता है, तो उसको यूज़ करते हुए गैस ऑयल बनाया और उससे आगे सारा कुछ फ्यूचर गैसोलीन सोर्सेज क्या हो सकते हैं ये देख लें। ये शुगर बीट, शुगर केन, वीट, कॉर्न, स्टार्च, पोटैटो, इससे क्या हुआ, शुगर जनरेट, शुगर की फर्मेंटेशन से एथेनॉल और एथेनॉल से गैसोलीन। इसी तरह सीड और सनफ्लावर सीड से क्या किया कि वेजिटेबल ऑयल निकाला और इससे डीजल ब्लेंड। तो ये मतलब इस तरह हम देख लेंगे ये सारा कुछ बना सकते हैं। यूएस एथेनॉल प्रोडक्शन का कैपेसिटी, बायोफ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये देख लें ये डिफरेंट फ्यूल का कि इतने ज़्यादा ये बना सकते हैं। इसी तरह ये चार्ट में भी दिखाया गया है। इसके बाद हमारा क्या है, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, बायोफ्यूल फ्रॉम एलजी। एलजी तो आम जैसे इधर उधर लग जाती है, हम माइक्रो एलजी लेंगे, उसको एलजी को कल्टीवेट करेंगे, यानी उसकी तादाद प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा हो, फिर उससे एलजी ऑयल से वो ईस्टर बायोडीजल हाइड्रोकार्बन बनेंगे, हाइड्रोकार्बन और उससे ये देख लें डीजल ब्लेंड और केरोसिन ब्लेंड। इसी तरह अगर हम उसको एंजाइम हाइड्रोलिसिस करें वो शुगर में, और फिर वही प्रोसेस शुगर से फर्मेंटेशन एथेनॉल और गैसोलीन में, और अगर हम उससे बायो ऑयल बनाए तो ट्रीटमेंट देकर हाइड्रोकार्बन से गैसोलीन भी, डीजल भी, केरोसिन भी बन सकती है। एलजी फार्म्स उगाए गए हैं इसीलिए ताकि वो ये यूज़ हो सकता है। बायोफ्यूल फ्रॉम एलजी, also known as algae based biofuel or algae biofuel, is a renewable energy source that is derived from various types of algae. Algae are a diverse group of photosynthetic microorganisms that can convert sunlight and carbon dioxide into biomass through the process of photosynthesis. The biomass can be further processed to produce different types of biofuel such as biodiesel, bioethanol and biogas, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम से समझाया। इश्यूज़ क्या होते हैं, The present cost of algae production from open pond is too high to make fuel production, यानी वो उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Photobioreactors are too expensive. Some algae don't need sunlight and can produce oil in a fermenter. Don't believe the cited per acre yield that some proponents claim. Geothermal energy, जो हमारी अर्थ है वो ऊपर से ठंडी है, लेकिन अगर हम उसके डीप इनसाइड जाएं तो वो उसकी कोर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप है। तो जियोथर्मल में क्या है कि हम उसकी हीट को यूटिलाइज करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करें। जैसे अगर किसी ज़रिए से उसके अंदर पानी डालते हैं तो क्या है, वो पानी दूसरे ज़रिए एक जगह, मतलब उसके अंदर 2 वेल्स खोलें और आपस में उनका रिएक्शन अलाइंड बनाएं, तो क्या होगा कि एक साइड से अगर हम पानी डालें तो दूसरी साइड से स्टीम निकलेगी, और वही स्टीम जो है वो किसी न किसी टरबाइन को घुमाने में और उसके ज़रिए आगे एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करेगी। The Earth's core is a hot and molten layer, and heat is continuously generated by the natural decay of radioactive isotopes like uranium, thorium, potassium,
अब डिफरेंट उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हैं जिससे वो गर्म हो जाते हैं। आतिशफ़शां जो एरिया होते हैं वहाँ पे जाके हम ये वाला काम ज़्यादा कर सकते हैं कि वो एरिया ज़्यादा हीटअप होता है तो उधर उसके करीब कहीं पावर प्लांट लगा दिया जाए जो कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करे और आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। डायरेक्ट यूज़ एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं? जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर हीटिंग होम, बिल्डिंग, ग्रीन हाउस सीज और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जियोथर्मल हीट पम्प्स क्या होते हैं कि ये सिस्टम use the constant temperature of the earth just a few meters below the surface to provide heating, cooling and low water for residential and commercial buildings। अब ये देख लें अर्थ क्रस्ट का दिखाया हुआ कि अंदर से देखें ये ऊपर क्रस्ट है, हम उसके ऊपर आते हैं। हम इनर कोर और आउटर कोर ये इतनी गर्म होती है उसके करीब नहीं जा सकती हैं। हीट फ्लोज आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, द क्रस्ट insulates us from the earth's interior heat. The mantle is semi-molten, the outer core is liquid and inner core is solid। यही वो दिखाया, ये भी उसी चीज़ को दिखाया है लेकिन इधर जस्ट पिक्चर थी, इधर बताया है कि इधर कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। 9000 फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर होता है जो कि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम तो यहाँ इससे तक भी नहीं जा सकते, यानी ये हम सिर्फ क्रस्ट पे रहते हैं, हम मेंटल तक भी नहीं आ सकते क्योंकि मेंटल भी सेमी मोल्टन होता है। सेमी मोल्टन का मतलब ये है कि वो पिघली हुई तकरीबन हालत है और पिघली हालत यानी इतनी शिद्दत की वहाँ पे गर्मी है। Earth crust is broken into huge plates and move apart or push together at above the rate of our fingernails grow. Convection of semi-molten rocks in the upper mantle help derive plate tectonics. Geothermal process as source of energy. Respiration is the opposite of photosynthesis. Plant पर पता नहीं ये कोई चीज़ शायद यहाँ पे गलती से दोबारा वो पेज आ गया है। हम तो जियोथर्मल की बात कर रहे थे या उसने पहले आना था कि ये जो है वो ये हम बार पहले भी कर चुके हैं, ये वही चीज़ दोबारा लिखती गई है। और नीचे चले न्यूक्लियस फ्रॉम अलॉन्ग मिड ओशन स्प्रेडिंग सेंटर एंड कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन। व्हेन प्लेट्स मीट वन साइड बीनीथ अदर क्लाउड्स ऑफ मैग्मा राइज्ड फ्रॉम द एज ऑफ स्नीकिंग प्लेट्स। जैसे हम पानी अगर इसमें डालते हैं, ये देखिए ये दिया हुआ हमने बारिश का पानी या हम वैसे किसी सूरत में पानी डालते हैं तो इसके अंदर क्योंकि ये बहुत हॉट होता है वो पानी गर्म पानी में कन्वर्ट हो जाता है और समटाइम उसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। और अगर हम कोई सिस्टम लगाएं तो उसके अंदर से यूँ तेज़ी से निकलेगा तो वो गर्म पानी होगा या जो है वो स्टीम के फॉर्म में निकलेगा। तो उसके साथ अगर हम टरबाइन लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ये देखिए हॉट वाटर स्प्रिंग्स, मड बोर्ड्स और ये सारा कुछ दिखाया हुआ है। आज का हमारा लास्ट चैप्टर मेरी वीडियो का हम शुरू करने लगे हैं। जियोथर्मल प्रोसेसेस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। Natural steam from the production wells power the turbine generator. This steam is condensed by evaporation in the cooling tower and pumped down in an injection well to sustain production। यानी यही जो स्टीम आती है टरबाइन घूमने के बाद उसको क्या कहते हैं, कंडेंस करते हैं। कंडेंस करके स्टीम को क्या करते हैं, वो पानी बन जाता है। जब वो पानी बन गया तो हम उसी पानी को दोबारा डालते हैं, वो फिर स्टीम बन के निकलता है। तो एक फ्लो में ये काम चलता रहता है, यानी बार बार नया पानी भी नहीं लेके आना पड़ता। पावरफुल एनर्जी और जियोथर्मल रिजर्वायर कैन रीच टेम्परेचर ऑफ 700 फ़ारेनहाइट टू 7 यानी और 700 फ़ारेनहाइट और 370 गैलन डिग्री सेल्सियस होता है। मोर देन 3 times बॉइलिंग। अ जियोथर्मल रिजर्वायर इज पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन साइज will require large drill rigs like these and can cost much as $1 million or more to drill. Geothermal wells can be drilled over 2 miles deep। ये टरबाइन जनरेटर उसका दिखाया हुआ है कि टरबाइन ब्लेड्स हैं, यहाँ स्टीम एंटर होती है, ये मूव करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड वायर यहाँ से स्टीम को निकाल लिया जाता है कंडेंस करने के लिए और इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बेनिफिट्स कैन प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ एनर्जी यूजिंग लिटिल लैंड, इज रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल, जनरेट कंटिन्यूसली लेवल बेस लोड पावर, कंजर्व fossil fuels and contribute to biodiversity, avoids importing and beneath। यानी हमने बाहर से भी नहीं लेना, इसमें वो रीन्यूएबल है क्योंकि बारिश वगैरह के ज़रिए भी पानी इकट्ठा हो जाता है और क्योंकि पानी से ही बन रहा है तो इसलिए पोल्यूशन वगैरह भी कास नहीं होती। और
इसके लिए बहुत बड़ी जगह भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी ज़मीन को ही बार बार यूज़ किया जा रहा है। जियोथर्मल पावर could serve 100% of the electrical needs of 39 countries in Africa, Central, South America, and Pacific. That today about 95% of the building in the Ridgeback are heated with geothermal water is now one of the cleanest city in the world. ये एक सिटी है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है 95% जो है इसी से बना रही है, जिस वजह से ये क्लीनेस्ट सिटी है, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी नहीं होती। टाइडल एनर्जी, टाइड्स जो कि यानी मदर जजर वगैरह हो गए उसकी एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज बाय ह्यूमन। इंडीड टाइड मिल use of Spanish, French, and British coast date back to 787 AD. Tide mills consisted of large of a storage pond filled by incoming flood tide through a sluice and tide during the outgoing tide through a water wheel. The tide turned water wheels producing mechanical power to mill grain. We even have one remaining in New York which worked well into the 20th century. यानी फ़िलहाल सिर्फ टाइड से वाली जो टाइड मिल है एक ही रह गई है न्यूयॉर्क में, और अब और कोई नहीं है। इसमें भी यही होता था कि जब मदर जजर होता था, यानी जैसे चांद की रोशनी में पानी के लेवल ऊंचे नीचे होते थे, तो उससे वो क्या करते थे, टरबाइन को चलाते थे। इसके अंदर वाटर व्हील्स लगे होते थे, उसको चलाते थे। रीजन ऑफ टाइड्स and current stream are caused by effects of the solar energy and the moon's gravitational force acting upon the surface of the planet. The combined effect of phenomena creates run of river and flow of tides and ocean current. An attractive property of this energy type is its occurrence is an entirely predictable consistent fashion that may be very accurately forecast. यानी वो वेदर वालों से हम पूछ सकते हैं कि ये इसका कब ये जनरेट होगी, कब नहीं जनरेट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम वाटर व्हील्स लगा के एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट पिक्चर नहीं है। टाइडल पावर इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये भी पानी से बन रही है, पोल्यूट नहीं कर सकता। रिलायबल भी है, प्रेडिक्टेबल भी है कि ये नहीं पता चल सकता है ये कब टाइड्स होंगे, और उसके जरिए हम इसको बना सकते हैं। यहाँ हमारा आज का ख़त्म होता है लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।